आज हम बात करेंगे दलाल स्ट्रीट पंटर से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और एक महान एंटरप्रेन्योर की यात्रा की। राधा कृष्ण दमानी, जो कि एक प्रोमिनेंट बिजनेसमैन है और सुपरमार्केट चेन डीमार्ट के संस्थापक हैं, जिनकी नेटवर्थ आज के समय 27.6 बिलियन यूएस डॉलर है। उन्होंने खुद को एक बिजनेस लीडर के रूप में स्थापित किया है। ड्रॉप आउट से लेकर भारत के तीसरे सबसे अमीर आदमी बनने तक का सफर उनका कभी भी आसान नहीं रहा है। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के प्रति इनका पैशन रहता है। इन्होंने एकेडमिक से सफल होने की विचार की आलोचना की है। इंट्रोवर्ट नेचर के साथ एक बड़ा नाम, उन्होंने हमेशा खुद को मीडिया की सुर्खियों से दूर रखा है और बाजार में दूसरों के विपरीत पब्लिक इवेंट्स में बहुत कम दिखाई देते हैं। वो एक विनम्र व्यक्ति है जो हमेशा कई लोगों को इंस्पायर करते हैं। उनके एक्शन उनके शब्दों से अधिक लाउड होते हैं। उनके लिए एक कहावत है कि वो इतनी खामोशी से काम करते हैं कि उनकी कामयाबी शोर मचा देती है। कई लोगों की तरह वो बीकानेर राजस्थान के एक मारवाड़ी परिवार के मिडिल क्लास फैमिली से थे। उनके बड़े भाई ने अपने पिता की मदद ब्रोकिंग बिजनेस में की थी। अपने एजुकेशन सफर में उन्होंने बहुत कुछ नहीं किया और अपना खुद का बिजनेस ओपन करने के लिए उन्होंने अपने बीकॉम सफर को बीच में ही छोड़ दिया। मुंबई में उन्होंने बॉल बेयरिंग बिजनेस के बारे में सोचा और इसे काफी अच्छी तरीके से किया। बॉल बेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रोलर बेयरिंग और बॉल बेयरिंग का उत्पादन होता है, जो ऑटोमोटिव में लाइट और हैवी वेट के इंडस्ट्रियल मशीन और इक्विपमेंट के बीच लगने वाले फ्रिक्शन और मोशन कंट्रोल को कम करता है। यह उनके पिता के निधन के बाद था, जब उन्हें अपना बॉल बेयरिंग बिजनेस छोड़ना पड़ा और अपने बड़े भाई के साथ स्टॉक ब्रोकिंग में शामिल होना पड़ा। ही वॉज इन हिज 20s और उन्हें अपने स्टॉक ब्रोकिंग के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। अपने 20s में ब्रोकिंग बिजनेस में एक नौसिखिया होने के नाते उन्होंने खुद को ट्रेडिंग में शामिल करने के बजाय स्टॉक मार्केट की स्ट्रेटजीज को अनुमान लगाना और उनका पालन करना पसंद किया। उन्होंने 32 साल की उम्र में अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया और खुद को सेबी के साथ रजिस्टर कराया। उन्होंने ट्रेडिंग करके पैसा कमाया। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि एमएनसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने से उन्हें प्रॉफिट मिल सकता है। ऐसा नहीं था कि वो हमेशा प्रॉफिटेबल थे, उन्होंने कुछ नुकसान भी किए और अपनी गलतियों से सीखा। शुरुआती ईयर्स में उन्होंने मार्केट के दूसरे प्लेयर्स को ऑब्जर्व करके उनसे सीखना पसंद किया। उन्होंने स्टॉक मार्केट की स्ट्रेटजीज को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था, जिनका उपयोग मनु मनेक द्वारा किया गया था, जो उस समय के सबसे प्रोलिफिक मार्केट ऑपरेटर थे। उन्होंने एमएनसीज कंपनी और ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करके बहुत प्रॉफिट कमाया। 90s में जब फेमस इन्वेस्टर हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट में हेरा फेरी कर रहे थे, तो इन्होंने शॉर्ट सेलिंग करके बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया। शॉर्ट सेलिंग में बेसिकली पहले शॉर्ट को सेल करते हैं और फिर बाय करते हैं। बेसिकली शॉर्ट सेलिंग में एक सिक्योरिटी उधार लेना शामिल होता है, जिसकी कीमत आपको लगता है कि आपके ब्रोकरेज फर्म से गिर रही है, लेकिन असली में उसको ओपन मार्केट में बेचा जा रहा है। आपका प्लान बाद में उसी स्टॉक्स को वापस खरीदने का है। उम्मीद है कि आपने उसे कम कीमत में बेचा था और शुरू में इनिशियल लोन चुकाने के बाद वो जो डिफरेंसेस है आप उसको अपने पॉकेट में डाल सकते हैं। उनमें बाजार की नब्ज को समझने और उसके अनुसार डिसीजन लेने की एबिलिटी थी। जब हर्षद मेहता मार्केट में भारी मात्रा में शेयर को खरीदने के लिए बैंकों का पैसा इस्तेमाल किया और प्राइस को हाई वैल्यूएशन में कन्वर्ट कर रहे थे, तब दमानी जी ने शॉर्ट सेलिंग शुरू कर दी। मेहता ने एसीसी के शेयर खरीदे और उनकी कीमत 200 से लेकर 9000 तक पहुंचा दी है, लेकिन दमानी जी के फंडामेंटल्स उनकी इन हाइक्स को जस्टिफाई नहीं कर रहे थे। उन्होंने उस दौरान बहुत लॉसेस भी सहे, क्योंकि स्टॉक वैल्यूएशन में असली में इंक्रीज हो रहा था। जब दमानी जी को एहसास हुआ कि वो हेरफेर कर रहे हैं, फिर उन्होंने उन्हीं पर्टिकुलर स्टॉक्स पर शॉर्ट सेलिंग करना शुरू कर दिया, जिन पर हर्षद मेहता भारी इन्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उनको पूरी उम्मीद थी कि वो जो स्टॉक्स है वो जरूर नीचे गिरेंगे। और फिर यही हुआ भी। जब हर्षद मेहता स्कैम एक्सपोज हुआ तो उन्हें अच्छा प्रॉफिट हुआ और उनकी नेटवर्थ इंक्रीज हुई। अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी के कुछ सालों बाद वे मिस्टर चंद्रकांत संपत से इंस्पायर हुए, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग में सफल हो रहे थे। उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वैल्यू इन्वेस्टिंग का पालन करना शुरू कर दिया था। उन्होंने लोअर प्राइसेस पर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स खरीदे और उन्हें प्रॉफिट कमाने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए रखा। उनकी हमेशा से गुड क्वालिटी वाले स्टॉक्स में कम कीमत पर बल्क में इन्वेस्ट करने का विजन था। उनकी फार साइडेड मार्केट का ज्ञान और उनकी अपनी इंस्टेंट ने उन्हें ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने में मदद की थी। उन्होंने अपना मोस्ट प्रॉफिट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से कमाया, लेकिन जब भी उन्हें शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वे अपना प्रॉफिट कमाने के लिए उनका यूटिलाइज करते हैं। इसके अलावा उन्होंने वैल्यू स्टॉक्स को उठाया और उसे जिलेट और एचडीएफसी बैंक सहित नई कंपनियों में इन्वेस्ट किया। दमानी जी की कंज्यूमर बिजनेस में रुचि थी और वे उन शेयरों में भी निवेश कर रहे थे, और डीमार्ट शुरू करने से पहले उन्होंने कॉर्पोरेटिव रिटेल चेन अपना बाजार की फ्रेंचाइजी भी खरीदी। उन्होंने वर्ष 2002 में डीमार्ट की नींव रखी। उस समय रियल एस्टेट के प्राइसेस अपने लोवेस्ट पर थे और उन्होंने उस अपॉर्चुनिटीज को उपयोग किया और अपने डीमार्ट के लिए प्रॉपर्टीज खरीदी।
इस तरह उन्होंने दुकान के रेंटल्स और रिलोकेशन पर बचत की। उनके दूर के विजन से उन्हें बहुत फायदा हुआ। उन्होंने हमेशा खुद को झुंड से दूर रखना पसंद किया, इसलिए उन्होंने कभी भी किसी मॉल में कोई स्टोर नहीं खोला और डीमार्ट के सभी स्टोर उनके अपने हैं। जब मार्केट के सभी प्लेयर्स अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में व्यस्त थे, तब दमानी जी ने प्रॉफिटेबिलिटी पर अधिक फोकस किया। वर्ष 2011 तक भारत में उनके केवल 25 स्टोर्स थे। बाद में उन्होंने एक्सपेंड किया और अब तक भारत में 14 स्टेट्स के 100 सिटीज में उनके 302 स्टोर्स हैं। हालांकि उनके पास पैसा था, फिर भी अन्य मौजूदा स्टोर की तुलना में उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की कैलकुलेशन किए बिना डीमेट का एक नया स्टोर ओपन करने के बारे में कभी नहीं सोचा। यह फिलॉसफी और आइडिया की रीजंस में से एक थे कि अभी तक कोई भी डीमेट स्टोर बंद नहीं हुआ है। वेतरन इन्वेस्टर राधाकृष्ण दमानी अपने सुपरमार्केट चेन एवेन्यू सुपरमार्केट के मार्च 2017 के आईपीओ के बाद भारत के रिटेल किंग बन गए। दमानी एकमात्र भारतीय टाइकून थे जिनकी कुल संपत्ति दुनिया भर में डेडली कोरोना वायरस के बाद भी बेदाग रही। डीमार्ट की सक्सेस भी उनके 3 कोर एस्पेक्ट्स पर मेजर फोकस का परिणाम है, जो कि है कस्टमर, वेंडर्स और एम्प्लॉयज। उनके डीमार्ट स्टोर उसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और हैवी डिस्काउंट के साथ लो कॉस्ट प्रोडक्ट उपलब्ध कराने में अधिक फोकस किया करते हैं। वह अपने वेंडर्स और सप्लायर्स को ज्यादातर एक दिन के भीतर पेमेंट करना पसंद करते हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उसे कम कीमत पर प्रोडक्ट मिले और आगे वो डिस्काउंटेड रेट पर बेच सके। यह एक कारण है कि उनके स्टोर कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होते और उनकी एक सफलता का कारण यह भी है। उन्होंने एक चैरिटी शुरू की और साउथ मुंबई के मामूली रेट पर इलाज करा रहे मरीजों के परिवार को लॉजिंग की पेशकश करके अपनी वेल्थ को समाज के साथ साझा करने का फैसला किया। यह सुविधा शिव किशन मिंदाराम दमानी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाई जा रही है, जो कि दमानी जी के परिवार का है। दमानी एक इंट्रोवर्ट शाय नेचर के व्यक्ति हैं जो मीडिया इंटरव्यूज देना या फिर मार्केट रिलेटेड इवेंट्स में भाग लेना पसंद नहीं करते हैं। चैरिटी प्रोजेक्ट्स के लिए अपने फंडिंग का खुलासा करने में और भी अधिक शांत होने के लिए उन्हें जाना जाता है। हिज वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ थॉट्स उन्हें एक बिजनेसमैन की तुलना में और भी एक बेहतरीन इंसान बनाती है। वो बहुत ही हम्बल व्यक्ति हैं जो खुद को कम एजुकेटेड व्यक्ति के रूप में सोचते हैं, और भले ही वह शाई नेचर के पर्सन हैं, लेकिन उनकी सक्सेस उनके लिए एक बहुत बड़ी दहाड़ है। This was the journey of how Radhakrishna Damani established himself as a self-made billionaire and as the retail king of India. I hope the success story of R.K. Damani inspired you.